आज मैं आपको बैक टू बैक क्राइम की दो कहानियां सुनाऊंगा और दोनों कहानियां हैप्पी एंडिंग वाली हैं, जिनको सुनकर आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत बेशक इन दोनों घटनाओं की, दोनों कहानियों की काफी दुखद है, लेकिन अंत काफी भला है। और वो कहते हैं ना कि अंत भला तो जग भला। तो पहली स्टोरी जो है वो बेंगलुरु की है, कर्नाटक की राजधानी। 10 जून 2017 की बात है। एक जगह है बेंगलुरु में, कग्गादसापुरा मेन रोड। अब मैंने पहले भी इस बारे में अपना एक्सक्यूज आप लोगों को दे रखा है। मतलब साउथ इंडिया की जगहों के नाम ऐसे हैं कि ठीक से बोल पाना, प्रोनाउंस करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन खैर, मैंने जो समझा है उसके मुताबिक दसापुरा मेन रोड एक जगह है बेंगलुरु में। और वहां 10 जून 2017 की रात को एक लड़का अपने दोस्त के घर के सामने खड़ा था और दोनों लड़के यानी दोनों दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। तो जो लड़का दोस्त के घर के सामने खड़ा था उसकी उम्र थी 22 साल और उसका नाम था वी साई चरण। अभी वी साई चरण अपने दोस्त के साथ गुफ्तगू कर ही रहा था, बातचीत कर ही रहा था। तब तक उसने देखा कि पास वाली सड़क से एक लड़की काफी तेज चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ की आवाज वो लगा रही थी। और जैसे ही साई चरण ने ये देखा और उसके दोस्त ने ये देखा, उनको समझ में आया कि ये मामला जरूर लूटपाट या रॉबरी जैसी किसी वारदात का है। साई चरण चूंकि खुद अपनी बाइक के ऊपर बैठा था और दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, बात कर रहा था, तो उसे लगा कि मुझे तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। उसने बाइक स्टार्ट की और जिधर वो लड़की चिल्ला रही थी उधर अपनी बाइक काफी तेजी से उसने दौड़ा दी। और जैसे ही वो बाइक से पीछा करने लगा और उस जगह पर पहुंचने लगा जहां से लड़की शोर मचा रही थी, उसने देखा कि उसके जस्ट आगे एक और बाइकर काफी तेजी से वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, निकल रहा है। साई चरण को और गुस्सा भी आ गया, जोश भी आ गया। उसने जो है बाइक से उस बाइकर का पीछा करना शुरू किया, जो वाकई एक रॉबर था, एक लुटेरा था जो किसी लड़की के साथ लूटपाट करने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 1 किलोमीटर तक साई चरण ने बड़ा हॉट चेज किया, बहुत जबरदस्त तरीके से उसका पीछा किया और आखिरकार अपनी जान जोखिम में डालकर वो उस रॉबर को घेरने और रोक पाने में कामयाब हो गया। रॉबर भी अपनी बाइक पर अकेला था, यह भी अपनी बाइक पर अकेला था। जहां पर साई चरण ने उस लुटेरे को रोका, उस जगह पर रुकते ही लुटेरे के चेहरे पर साई चरण ने एक जोरदार घूंसा मारा। लुटेरा दर्द से करा उठा और अपनी बाइक से उतर आया और कुछ ही सेकंड के अंदर उसके पास एक तेज धार चाकू था। उसने उस चाकू से साई चरण पर ताबड़तोड़ 2 से 3 वार किए और यह वार जो है वो पीठ की तरफ था, निचले हिस्से में। यह इतना घातक ये वार साबित हुआ कि साई चरण लहूलुहान होकर वहीं मौके पर गिर पड़ा। काफी सारा खून बहने लगा और आसपास के लोग दौड़े आए। तब तक वो जो अटैकर था, जो रॉबर था, वो अपनी बाइक पर दोबारा सवार हुआ और वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद लोग जो है साई चरण को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए और अस्पताल में उसका इलाज चलता रहा। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर अनफॉर्चुनेटली उसी रात साई चरण की जान चली गई। और इस तरह से रॉबरी कम मर्डर की एक घटना बेंगलुरु में 10 जून 2017 की रात को हुई और इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। कुछ लोगों ने रॉबरी वाली घटना दूर से देखी थी, चीख सुनी थी। उसमें साई चरण का वो दोस्त भी था जो साई चरण के साथ बात कर रहा था। लेकिन एग्जैक्टली जहां पर ये चाकूबाजी हुई वहां पर पुलिस को इस मामले का कोई भी आई विटनेस नहीं मिला जो उस अटैकर को या उस रॉबर को पहचान पाता। लेकिन पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करनी थी और गुनहगार को पकड़ना था। यह काम बहुत चैलेंजिंग था पुलिस के लिए। पुलिस ने छानबीन शुरू की और डीसीपी एम नारायण की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। इस टीम ने मामले की जांच शुरू की और पुलिस का सारा फोकस जो है उस अटैकर को, उस हमलावर को आइडेंटिफाई करने और उसकी पहचान करने पर था। और उसका कोई बहुत कंक्लूसिव जरिया जो है वो पुलिस के पास नहीं था। हालांकि पुलिस ने तय किया कि वो आसपास के इलाकों की और खासकर उस पूरे रूट की, जिस रूट से ये चेज हुआ, उस पूरे रूट की पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेजेस जो है उसकी स्कैनिंग करेगी। बहुत ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी उस समय उस इलाके में लगे हुए नहीं थे, लेकिन सौभाग्य से एक एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में
उस चेज की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड हो गए थे। अब पुलिस ने उस एटीएम से वो फुटेज कैप्चर किया, अपने कब्जे में लिया और उस फुटेज को बहुत बारीकी से, बहुत गौर से देखा। चूंकि वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी तो पुलिस ने उन तस्वीरों को एनलार्ज करके दिखा और उन तस्वीरों में एक बाइक में तो अटैकर दिख रहा था और दूसरे बाइक में साई चरण नजर आ रहा था। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये उसी लूट और चेज की तस्वीरें हैं, उसी की वीडियो हैं। तो जब तस्वीर एनलार्ज करके पुलिस ने देखी तो पुलिस ने देखा कि वो जो हमलावर है वो जे जॉनसन नाम का एक पुराना रॉबर है, एक पुराना लुटेरा है। पुलिस ने जे जॉनसन की पहचान कर ली और वो बेंगलुरु में ही विभूतिपुरा एक जगह है, उस विभूतिपुरा इलाके में रहता था। तकरीबन 10 दिनों तक पुलिस बड़ी खामोशी से इस मामले की तफ्तीश करती रही। उसमें सीसीटीवी फुटेज स्कैन करना, आसपास के लोगों से पूछताछ करना, जो भी गवाह, बेशक वो चश्मदीद ना हो इस घटना के, लेकिन आगे और बाद में उन लोगों ने कुछ भी देखा हो इस घटना से रिलेटेड, उनसे बातचीत करना। पुलिस ने ये सारा काम 10 दिनों में किया और जब जे जॉनसन की पहचान बिल्कुल कंफर्म हो गई तो 20 जून को विभूतिपुरा में उसका जो मकान है वहां पर पुलिस ने दबिश डाली और इस हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब यह हमलावर सिर्फ एक हमलावर या रॉबर नहीं बल्कि एक कातिल भी था, क्योंकि उसी के चाकू की वार से वी साई चरण नाम के एक 22 साल के नौजवान की मौत हो गई थी। साई चरण जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और उसके घर में उसके माता पिता और उसकी बहन थी। कहने का मतलब ये कि वो अपने घर का इकलौता लड़का था और अपने माँ बाप की आंखों का तारा था। मगर अब वो इस दुनिया में नहीं था और उसके घर वालों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी, मृतक साई चरण को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस पर थी। पुलिस ने जॉनसन को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन 10 दिनों का वक्त गुजर चुका था। पुलिस के पास ऐसा कोई कंक्रीट एविडेंस अब तक नहीं था जिससे वो जॉनसन को सजा दिला पाती। लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे इंटरोगेट किया तो उस दिन की घटना के बारे में पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और जब पूछताछ की तो उसने न सिर्फ पूरे घटनाक्रम को बयान किया बल्कि यह भी बताया कि उसने इस घटना के बाद जिस चाकू से उसने हमला किया था वो चाकू उसने कहाँ छुपाई है, ये इस बात की भी जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह उसने हमला करने के बाद जब चाकू रक्त रंजित हो गया, खून से लाल हो गया, तो उस चाकू की उसने एक कपड़े से सफाई की थी। अपने हाथ पर भी जो खून लगे थे उसे भी एक कपड़े से उसने पोंछा था और ये सारी चीज़ें उसने एक जगह छिपा कर रखी थी, या आप समझें कि लापरवाही से ही उसने रख दी होगी क्योंकि उसे शायद इस बात का गुमान नहीं था कि वो पकड़ा भी जाएगा। बहरहाल ये जो चीज़ें रखी हुई थी ये पुलिस के लिए एक क्रूशियल एविडेंस इस मामले की साबित हुई। पुलिस ने जॉनसन की निशानदेही पर उसके घर से कत्ल में इस्तेमाल किया गया वो खून से सना चाकू जो अब उसने कपड़े से साफ कर दिया था वो, और एक कपड़ा जो जिसमें खून के बहुत सारे धब्बे थे वो पुलिस ने वहां से रिकवर किया और इसकी फॉरेंसिक जांच पुलिस ने करवाई और फॉरेंसिक जांच में बिल्कुल वही बात सामने आई जो कहानी या जो बात अब तक कही जा रही थी। चाकू में वी साई चरण के खून के निशान मिले, ये एविडेंस प्रूव हो गया डीएनए एनालिसिस से, और साथ ही जो कपड़ा था खून से सना हुआ उस कपड़े में भी वी साई चरण के ही वी साई चरण का खून ही लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर इन दोनों चीजों में वी साई चरण का खून होने की बात क्लियर हो गई और वो जॉनसन के पोजीशन से, उसके कब्जे से ये चीजें बरामद हुई। पुलिस ने कोर्ट में तकरीबन 32 लोगों की इस मामले में गवाही करवाई। जॉनसन का कबूलनामा जो पुलिस की पूछताछ में था वो कोर्ट के सामने रखा और साथ ही सबसे अहम और क्रूशियल एविडेंस के तौर पर वो चाकू और खून से सना कपड़ा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और 2017 से लेकर अब 2023 में जाकर जे जॉनसन को इस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह कहा गया कि जे जॉनसन ने एक नौजवान का जो बिल्कुल बेगुनाह था उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के साथ ही उसने पूरे एक परिवार की जिंदगी जो है वो खराब कर दी, क्योंकि वो घर का इकलौता बेटा था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अपनी बहन का इकलौता भाई था, अर्निंग मेंबर था। तो बहुत ही दुखद घटना थी। जे जॉनसन को सजा तो हुई ही,
साथ ही कोर्ट ने उस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और साथ ही सज़ा के दौरान उसे कड़ी मशक्कत यानी सश्रम कारादंड जिसे कहते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंटिल डेथ तो है ही, साथ ही सश्रम कारादंड का एग्जैक्ट वर्ड जो है वो मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसे मतलब जेल में भी रहना था और जेल में उसको मेहनत भी करनी थी, काम भी करना था। मतलब ऐसा नहीं कि जेल की रोटियां तोड़े और आराम से पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारे, ऐसा नहीं है, वहाँ उसको मेहनत करनी होगी। तो ये फैसला जो है वहाँ के जज ने, वहाँ के कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और इसके बाद बेंगलुरु के लोगों ने और अमन पसंद लोगों ने इस फैसले का जो है स्वागत किया है। तो एक बहुत ही दुखद घटना जो 2017 को हुई थी, लेकिन उसकी हैप्पी एंडिंग 2023 में जाकर हुई, जिसमें गुनहगार को सज़ा हुई। तो ये थी पहली कहानी जिसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की दाद देनी होगी कि पुलिस ने उन चीज़ों को उसके कब्जे से, कातिल के कब्जे से कलेक्ट किया, खून और कपड़े को, और खून से सने चाकू और कपड़े को, और फिर इन्हीं चीज़ों से वो फॉरेंसिक एविडेंस के ज़रिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के ज़रिए गुनहगार को सज़ा दिलवाने में भी कामयाब रही। तो ये थी पहली कहानी। अब आइए दूसरी कहानी की बात करते हैं। ये दूसरी कहानी जो है ये मुंबई की है। 33 ईयर्स की, 33 साल की द्रविता सिंह मुंबई में रहती हैं और वो अब से कुछ साल पहले रोजाना ट्रेन से ट्रैवल करके अपने वर्क स्टेशन जाया करती थी। आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले द्रविता सिंह एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी और साथ ही एक लॉजिस्टिक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो रोज ट्रैवल करती थी सैंडर्स से मस्जिद स्टेशन तक मुंबई की लोकल ट्रेन से, और ये ट्रेन होती थी कल्याण CMST लोकल। तो घटना जो है उनके साथ एक बहुत बुरी घटना हुई और वो घटना हुई 7 फरवरी 2018 को। 7 फरवरी 2018 को द्रविता सिंह लोकल ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़ी होकर ट्रैवल कर रही थी, यानी बिल्कुल दरवाजे के पास, और फोन पर किसी से बात कर रही थी। जो लोग मुंबईकर हैं वो जानते हैं मुंबई में ट्रेनों में लूटपाट की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और वो लोग जो चलती ट्रेन में लूटपाट करते हैं और फिर ट्रेन से या तो कूद जाते हैं या ट्रेन के बाहर से कुछ छीना झपटी करते हैं, उनको मुंबई में बोलचाल की भाषा में फटका रॉबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अचानक घात करके, हमला करके लूटपाट करते हैं। तो द्रविता सिंह की किस्मत जो है इस रोज काफी खराब थी। 7 फरवरी 2018 को एक फटका रॉबर जो लोकल ट्रेन के बगल में घात लगाकर बिजली के एक पोस्ट पर लटक रहा था, लैंप पोस्ट पर लटक रहा था, उसने एक डंडे से द्रविता सिंह पर वार किया और उसका इरादा था द्रविता के हाथ से वो मोबाइल फोन गिराना और छीनना। लेकिन जैसे ही डंडे से उसने हमला किया, द्रविता के हाथ से तो मोबाइल फोन छूटा ही, उसका हाथ जो उसने ट्रेन को जो पकड़ रखा था, ट्रेन के दरवाजे को, वो हाथ भी छूट गया। और आप समझिए कि एक चलती ट्रेन से एक लड़की वहां अचानक नीचे गिर गई, और गिरी भी एक रेलवे ट्रैक पर। और किस्मत द्रविता की उस रोज इतनी खराब थी कि सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। लेकिन अगेन किस्मत खराब भी थी और मैं कहूंगा अच्छी भी थी, वो खुशकिस्मत भी थी। वो ट्रेन के नीचे आ गई, लेकिन इसके बावजूद उसकी जान बच गई। हालात कुछ ऐसे बने कि ट्रेन जो है उससे द्रविता का एक पांव बुरी तरह जख्मी हो गया, और इस तरह के भयानक एक्सीडेंट के बाद वो बेहोश हो गई। द्रविता को इसके बाद होश नहीं रहा, और जब उसे होश आया तो उसने खुद को मुंबई के भाटिया हॉस्पिटल में पाया। यह भी देखा कि आसपास डॉक्टर और तमाम लोग खड़े हैं, ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। द्रविता अब से पहले जो है वो बेहोश तो थी, घटना के फौरन बाद वो बेहोश हो गई थी, लेकिन अब जब उसने खुद को इस हालत में देखा तो वो बहुत दुखी हो गई। वो बुरी तरह रोने लगी, और एक डॉक्टर जो उस वक्त द्रविता के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, उस लड़की ने, द्रविता ने उस डॉक्टर का हाथ कसकर पकड़ लिया, और हाथ पकड़कर वो ये कहने लगी कि डॉक्टर प्लीज़ जो भी करना, प्लीज़ मेरे पैर को मत काटना, मेरा पाँव मत काटना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। और वो फूट फूट कर रोने लगी।
आम तौर पर जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, और अगर अंदर से इमोशनल होते भी हैं तो वो अपने प्रोफेशन में उस इमोशन को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि अगर वो इमोशनल हो गए तो फिर वो कैसे किसी का ऑपरेशन और ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत ही जिम्मेदारी का और बहुत ही खतरनाक भी एक तरीके से मैं कहूँगा डॉक्टर्स का भी काम होता है। तो जो डॉक्टर थे, इस तरह से उस लड़की को रोते हुए देखकर जो है वो कुछ देर के लिए वो भी इमोशनल हो गए, दुखी हो गए। उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शैलेश रानाडे। तो डॉक्टर शैलेश रानाडे ने जब द्रविता को इस तरह से रोते हुए देखा, द्रविता उनके हाथ को कसकर पकड़कर रो रही थी, तो उनको भी बड़ा दुख हुआ। और फिर उन्होंने ये कोशिश की या तय किया अपने बाकी डॉक्टरों से भी कंसल्ट करके, साथियों से, सीनियर से कंसल्ट करके, कि अगर हो सके तो द्रविता की टांग जो है उसे काटने से वो बचा ले। और इस कोशिश के बाद वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे। टांग तो नहीं कटी, पैर का एक हिस्सा और 3 से 4 उंगलियां द्रविता की काटनी पड़ी, और कई सारे ऑपरेशंस उनके पांव पर हुआ, द्रविता के पांव पर। लेकिन फाइनली टांग कटने से द्रविता को बचा लिया गया और वो धीरे धीरे रिकवर करने लगी, धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस बीच कई बार अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े ऐसे हालात भी पैदा हुए, ऐसा टाइम भी आया जब द्रविता को लगा कि शायद अब उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी द्रविता को उसके घर वालों ने भी हौसला दिया, और खुद डॉक्टर रानाडे जो द्रविता को ट्रीट कर रहे थे उन्होंने भी द्रविता की बड़ी हौसला अफजाई की। असल में किसी भी दूसरी लड़की की तरह द्रविता के भी बहुत सारे सपने थे। यंगस्टर्स की आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं। द्रविता जो है एक रनर बनना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, कुछ एथलेटिक्स में भी उसका रुझान था, वो डांसर बनना चाहती थी, बहुत सारे सपने थे उसके। और जब उसे लगा कि अब मेरी टांग कट जाएगी तो उसको एक ही झटके में लगा कि मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ये बात उस लड़की को बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन डॉक्टर की जिम्मेदारी से उसका ट्रीटमेंट करना, और न सिर्फ ट्रीटमेंट करना बल्कि उसको हौसला देना, उसको साइकोलॉजिकली मैसिव सपोर्ट देना, ये बड़ा काम आया। और द्रविता धीरे धीरे ठीक हो गई, और ठीक होने के बाद उसकी अस्पताल से छुट्टी हो गई, वो घर गई, और घर जाने के बाद वो अपने ड्रीम को चेज करने लगी। उसने डांसिंग की प्रैक्टिस शुरू की और वो डांस भी करने लगी। धीरे धीरे पहले वो चलने लगी, फिर वो दौड़ने लगी, और इस तरह से उसने अपने आप को एक मैराथन के लिए भी तैयार किया। इसी बीच पाँव में पट्टी बांधे हुए हालात में और पाँव का आधा टुकड़ा कटा हुआ हालत में, जख्मी हालत में उसने ग्रेजुएशन का इम्तिहान भी दिया, और एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में थाईलैंड में भाग लेकर आई, जिसमें उसने अपने साथ हुई पूरी घटना को तफसील से लेक्चर के तौर पर बयान भी किया। तो कहने का मतलब ये कि द्रविता को उसकी तकदीर ने या एक बुरे वक्त ने, एक रॉबर ने जिस तरह से परेशान किया, द्रविता ने उतने ही ताकत से अपने उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश की, फाइट बैक किया। और इस फाइट बैक का क्लाइमेक्स, या जिसे कहते हैं कि सबसे ऊंचा और आला मुकाम, तब आया जब द्रविता ने इसी साल 15 जनवरी 2023 को जब टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन हुआ, द्रविता ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि इस मैराथन में 55,000 लोगों ने भाग लिया था, और इस लड़की ने, 33 साल की द्रविता ने 47 मीटर में 6 किलोमीटर की दूरी उस मैराथन में तय की। द्रविता के खुशी के आंसू अब नहीं रुक रहे थे। इस मैराथन के बाद बहुत सारे लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी, और उसके जज्बे, उसके जोश और उसकी जो मेंटल पावर है उसकी लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त तारीफ की। द्रविता को अब एक प्राइवेट बैंक में नौकरी मिल गई है। वो अब फिर से रेगुलर ट्रेन में ट्रैवल करती है, साथ में वो अपने दूसरे ड्रीम्स, डांस वगैरह भी उसको फॉलो कर रही है, चेज कर रही है, और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। लेकिन जो द्रविता सिंह की ज़िंदगी का ये पहलू है, एक्सीडेंट से लेकर फिर से एक आम जिंदगी जीने तक, वो पहलू बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही शानदार भी है। जो लोग किसी भी वजह से परेशान हैं, उनको द्रविता की कहानी से सीख लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसी कहानियां हम सारे लोगों को सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और जाननी भी चाहिए। तो खैर, आज की 2 कहानियां यहीं तक। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक्य, किसी और कहानी के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाज़त लूं, मैं अपने कुछ दर्शकों के नाम और उनके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। पिछली कहानी जो मैंने आप सबको सुनाई थी, वो कहानी थी कुछ कातिल लड़कों की, जिन्होंने अपने ही एक दोस्त का कत्ल कर दिया था, क्योंकि उस दोस्त का
इन लड़कों की में से एक की बहन के साथ अफेयर था और ये इतने शातिर कातिल थे। दिल्ली की घटना थी जिसमें लड़कों ने हत्या करने से पहले ही अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो बेच दिया था और सिम कार्ड तोड़ दिए थे ताकि कत्ल के बाद पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए। उनकी सोच ऐसी थी कि उन्होंने कत्ल करने के बाद हरिद्वार में जाकर गंगा में नहाया भी, ये सोच कर कि अगर हम गंगा में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन इतना सब करने के बावजूद पाप तो धुले नहीं, बल्कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब वो सलाखों के पीछे हैं, गिरफ्तार कर लिए गए। आने वाले दिनों में उन्हें सज़ा भी होगी, इतना तो तय है। खैर, ये